बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कहानी पढ़ा रही हूँ टोपी शुक्ला, जो संचयन भाग 2 की आखिरी कहानी है। इसका आधा अंश हो चुका है। आधे अंश के बाद जहाँ इरफान की दादी का देहांत हो जाता है और इरफान के पिता का तबादला हो जाता है, वो तारीख टोपी ने अपने जहन में अच्छी तरह बसा ली थी। 10 अक्टूबर सन 45 की वो दिन जब उसे ये पता चला था कि अब इरफान के पिता बनारस छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, तो उसे ये लगा कि अब वो आज के बाद कभी किसी को दोस्त नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको इरफान की दादी के चले जाने के बाद ही जीवन में बहुत कष्ट मिला। और उसके बाद जब इरफान भी उसे तबादला होने के कारण छोड़कर चला जाता है, उसकी अपनी मजबूरी थी, वो छोड़ के चला जाता है, तो भी उसे बहुत कष्ट होता है। तो उसने सोच लिया था कि अब इसके बाद वो कभी भी किसी से दोस्ती नहीं करेगा। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं था, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व था, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा। इरफान के अंदर जो ये नहीं था कि वो किसी एक कलेक्टर का बेटा है, तो वो एक साधारण परिवार के लड़के से दोस्ती कैसे करें, वो चीज इरफान के जाने के बाद टोपी को नए कलेक्टर के तीनों बेटों में मिली। हालांकि टोपी इरफान के रहते तक उस कलेक्टर के बंगले पर बिना रोक टोक जाया आया करता था, परंतु अब उसकी दोस्ती उनके तीनों लड़कों में से किसी से नहीं हो सकती थी। एक बड़ा था, एक छोटा था, एक बराबर का भी था, तो वो सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। और फिर उनमें तीनों में एक घमंड दिखाई पड़ता है, जो घमंड इरफान के अंदर छू भी नहीं गया था। इसलिए उसे लगा कि अब वो किसी भी कलेक्टर के बेटे से दोस्ती नहीं कर सकता। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। तो जब इरफान के जाने के बाद उसे लगा कि एक बार दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए, संभवतः ये दोस्ती हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। माली और चपरासी वहाँ के टोपी को अच्छी तरह पहचानते थे, तो उसे कोई वहाँ बंगले में जाने से रोकेगा नहीं, तो वो चला गया। लेकिन बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। कलेक्टर साहब के तीनों बच्चे बंगले के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई और वो गेंद उछल करके टोपी के मुंह पर लगी। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। तो अभी वो अंदर घुस ही रहा था कि तीनों बच्चे खेल रहे थे, और उसमें से डब्बू ने गेंद मारी तो वो जाके उसके मुंह के पास लगे, लेकिन अचानक टोपी ने वो गेंद पकड़ ली, तो गेंद उसके हाथों में आ गई और बच गया। हाउस दैट? हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। तो माली साथ में खेल रहा था, उसे कुछ पता नहीं था, उसने उंगली उठा दी। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। तो टोपी ने उत्तर दिया, बलभद्र नारायण। टोपी ने जवाब दिया, हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज दी, ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब,
अंपायर ने कहा। शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। तो उसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिलू बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। अब तो वो इरफान के साथ रहते रहते मुंह लगा हो चुका था। इस तरह अंग्रेजी झाड़ने पर थोड़ी देर तो वो सुनता रहा। फिर उसे लगा कि अब इसका जवाब देना चाहिए, तो उसने झड़क कर जोर से गुस्से में कहा कि तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। अगर एक लपड़ मारूंगा तो अभी नाचने लगोगे, सारी अंग्रेजी भूल जाएगी। तो चूंकि इरफान के साथ वो रहकर इसी तरह बोलता रहा, उसे कभी किसी ने टोका नहीं था, रोका नहीं था, तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ इस बात का। तो जब उसने इतना कहा तो कलेक्टर साहब के बच्चों में बीलू ने हाथ उठाते हुए कहा, ओह यू सन ऑफ अ डर्टी पिग। तो गाली देते हुए उसने कहा। बीलू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया। मतलब उसका अल्सेशियन कुत्ता था, उसने जोर से उसे ललकारा तो कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ा, और कुत्ता झपटना था तो वो तो काटेगा ही। पेट में 7 सुइयां भूखी तो टोपी को होश ठिकाने आ गया। अब उसे लगने लगा कि वास्तव में हर कोई इरफान नहीं होता, जिसे कि वो एक कलेक्टर का बेटा होने के बाद भी उसे उसके नाम से न बुलाकर इरफान बुलाता था, और हमेशा वो बोलता था उस पर, तो कभी भी वो बुरा नहीं मानता था। तो हर कोई इरफान नहीं हो सकता। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। जब बीलू ने कुत्ते को सुस्कार के ललकारा और उस कुत्ते ने उसे काट लिया, अल्सेशियन कुत्ते ने, 7 सुइयां पेट में भुग गई, तो फिर उसने कभी दोबारा बंगले की तरफ मुंह नहीं उठाया, न जाने की कोशिश की। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह क्या करे। अब उसके मन में बार बार यह आता था कि आखिर वो क्या करे, कैसे करे। अपना समय बिना इरफान और बिना इरफान की दादी के उसका समय व्यतीत ही नहीं होता था। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। कहा ना मैंने कि बच्चे जो होते हैं अपनेपन के भूखे होते हैं। जब इरफान था और इरफान की दादी थी तो वो अपनापन उनमें ढूंढता था। दोनों के चले जाने के बाद उसे ये लगने लगा कि वह बिल्कुल अकेला हो गया है। तो उसके घर की नौकरानी सीता जो बूढ़ी थी, उसके दुख दर्द को समझती है, तो बहुत बार वो उसी के पास जाकर अपने मन का हाल, अपना दुख कह देता था। वह उसी के पल्लू में चला गया। अंत में उसी से उसका सारा प्रेम पनप गया, उसी के साथ वो उठने बैठने लगा, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई, और सीता के पास रहकर वो हमेशा, उसका मन जो था दुखी रहता था, लेकिन फिर भी सीता से अपनापन मिलने पर वो किसी भी तरह से अपना समय काट लेता था। सीता के घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया। तो सीता नौकरानी थी, घर के सभी छोटे बड़े जो आते थे 4 बात सुनाते चले जाते थे, वो चुपचाप सुन लेती थी। नौकरानी थी और चुपचाप सुन लेती थी। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, तो टोपी को का भी वही हाल था। जो भी आता था उसे डांट डपट देता था। तो उसे लगता था कि सीता की स्थिति और उसकी स्थिति बिल्कुल समान हो गई है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे सीता में अपनापन मिला और वो सीता के साथ मुंह लगा हो गया। उसे बहुत अपनापन महसूस होने लगा। फिर सीता एक दिन डांट खाने के बाद
टोपी को समझाती है, बहुत प्यार से समझाती है कि टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव ने का दाज करने पर वह बहुत पिटा था, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। तो सीता ने बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा, दुलारते हुए, कि ज़्यादा जिद मत किया करो बाबू। जानते हो ना, एक रात तुमने मुन्नी बाबू से बढ़कर बोला तो तुम्हें कितनी मार पड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसे एक मुन्नी बाबू और भैरव ने मिलकर उसे पिटवाया था। तो सीता उसे अपने कोठरी में ले गई, प्यार दुलार करती हुई उसे खूब समझाती है कि टेक और जिद मत किया करो, अनायास मार खा जाते हो, क्या ज़रूरत है, मत बोला करो। बहुत दुलार से माँ की तरह उसने समझाने की कोशिश की। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट आया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं था। होता घर में यही है कि अगर घर में 2-3 बच्चे हैं और अगर बड़े बच्चे का कोट या कोई कपड़ा छोटा होता है तो वो छोटे वाले को मिल जाता है, और उसका उससे छोटे वाले को, कभी कभी छोटे वाले को छोटा समझकर नया दिला दिया जाता है। तो मुन्नी बाबू को कोट का नया कपड़ा आया, क्योंकि उसको जो पहले का कोट था पसंद नहीं था और वो छोटा भी हो गया था। तो वो कोट उठाकर टोपी को दे दिया गया कि टोपी इसको पहन लेगा। कोट नया भी था, सिर्फ मुन्नी बाबू को पसंद नहीं था। फिर भी बना तो उन्हीं के लिए था और बनाया भी उन्हीं के लिए गया था, ये बात सच थी। था तो उतरन। अब जब मुन्नी बाबू के लिए वो कोट बना था और उनका उतारा हुआ टोपी को मिल रहा था, तो कुछ भी हो, पुराना तो था, उतरन तो था, यानी एक के बदन से उतर कर तुम्हें मिल रहा है। तो उसे ये लगने लगा कि मैं ही क्यों किसी का उतारा कोट पहनूं। मुन्नी बाबू को हमेशा, बड़े भाई को हमेशा नया और मुझे हमेशा उतारा हुआ, तो उसे बहुत नाराजगी होती है। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, और उसने जैसे ही उसको मिला कि ये टोपी को दिया जाएगा, टोपी ने वो कोट उठाया और अपनी दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को पकड़ा दिया कि ले जा, तू इसे पहन। वह तो खुश हो गया। अब सीधी सी बात है, वह तो खुश हो ही जाएगा, और नौकरानी के बच्चों को दी जाने वाली चीज वापस ली भी नहीं जा सकती थी। तो टोपी ने वो कोट उठाया और केतकी के बेटे को दे दिया, क्योंकि उसे मुन्नी बाबू का उतरन पहनने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, और नौकरानी के बेटे को दिया गया कोट वापस लिया भी नहीं जा सकता था। इसलिए तय हुआ कि टोपी अब जाड़ा खाएगा। तो सबने, घर भर के लोगों ने उससे मिलकर कहा कि टोपी अब जाड़ा खाएगा। टोपी चिढ़ गया और चिढ़ने के साथ कहा, हम जाड़ा वड़ा नहीं खाएंगे, हम भात खाएंगे। टोपी ने कहा, तो जैसे उसने कहा कि हम जाड़ा वड़ा नहीं खाएंगे, हम भात खाएंगे, तो तब तक उनकी दादी ने उससे कहा, नहीं नहीं, तुम जूते खाओगे। आपको इहो ना मालूम है कि जूता खाया ना जात पहना जात है। तो टोपी चिढ़ जाता है। उसने दादी से कहा कि आप तो दादी हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता है, वो तो पैरों में पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू बिगड़कर बोल पड़े। तो दादी से उन्होंने कहा कि दादी से बदतमीजी करते हो, यानी कि तुम्हें दादी से भी बोलने का तरीका नहीं आता। तो उसे तो गुस्सा थी कि मुन्नी बाबू की इतनी खातिरदारी, इतनी गलतियां होने पर भी होती थी, और वो कुछ भी नहीं करता था, फिर भी सब घर भर मिलके उसको डांटते थे। तो दादी ने जब कहा कि तुम जूता खाओगे, तो उसने कहा कि हम भात खाएंगे। और मुन्नी बाबू ने जब कहा कि तुम बदतमीजी करते हो, तो उसे और चिढ़ हो गई। तो कह पड़ता है, तब का हम इनकी पूजा करें। उसे इतना लगता है कि जब दादी ठीक से हमसे नहीं बोलती तो का हम इनकी पूजा करें, का करें इनको, ये काहे को ऐसे बोलती हैं। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया
राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अब दादी की नाराजगी हुई तो राम दुलारी ने बच्चे को, टोपी को मारना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गए बाड़, सीता ने कहा। तू ए दादी से टर्राव के ना चाहिए। उसने कहा कि तुम 10वें में पहुंच गए हो, अब तुम्हें दादी से इस तरह टर्रा के मतलब चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। तो वो समझाती है, मतलब सीता ने उसे पकड़कर जबरदस्ती खींचा और कहा तू 10वां में पहुंच गए बाड़ और तू ये दादी से टर्राव के तो ना चाहिए किनो तू तोहार दादी बाड़ी, मतलब कितना भी हो तो तुम्हारी दादी है, किन्नो होए तो वो तोहार दादी बाड़ी, मतलब तुम्हारी दादी है, वो तुम्हारी दादी है, तो तुम्हें इस तरह से उनसे गुर्रा कर नहीं बोलना चाहिए। सीता ने टोपी को प्यार से समझाया। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। बात सच थी कि वो 10वें में था, लेकिन घर में उसे कोई भी ये नहीं समझता था कि वो 10वें में पहुंच गया है और उसके साथ भी प्यार, मान और सम्मान से बातें की जाएं। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था। तब उसने बताया कि 9वें में तो बहुत पहले पहुंचा था, परंतु 10वें में 52 में पहुंचा, मतलब 10वें में आने के लिए उसे 2 साल पिछड़ गया फेल होकर के। स्थिति ये थी कि घर में कोई उसे पढ़ने नहीं देता था, घर में उसकी कोई कदर नहीं थी। सारे लोग घर का काम टोपी से कराते थे। मुन्नी बाबू के बड़े होने के कारण, भैरव के छोटे होने के कारण कोई उनसे काम नहीं लेता था और घर का भी सारा काम टोपी को ही करना पड़ता था। जब पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। अब जब वो पहली बार टोपी, चूंकि वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, तो कमजोर होने के कारण उसकी वैसे ही कदर नहीं थी, तो उसे बहुत दुख हुआ। जब पहली बार फेल हुआ तब मुन्नी बाबू इंटर में फर्स्ट आए थे और भैरव 6वीं में फर्स्ट आया, तो उसकी कदर घर में ज्यादा हो गई। घर ना उसे जबान की नोक पर रख लिया और घर में सारे के लोग उसे पूरे टाइम जबान की नोक पर रख लिए। वह बहुत रोया, हर समय डांट खाता रहा। और यही नहीं कि वह गौधी था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख था, लेकिन सच ये है कि उसे घर में किसी का प्रेम नहीं मिला, घर में किसी ने उसे समर्थन नहीं दिया अपना, कोई उसे पढ़ने पढ़ाने में मदद नहीं करता था। सब लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और सबकी है दृष्टि से देखते देखते उसका मन इतना छोटा हो गया था कि वो पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता था। वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। उसे कोई पढ़ने नहीं देता था तो वो क्या करता? जब वह पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू कोई ना कोई काम निकल आता। जब पढ़ने की तैयारी करता तो बड़े होने के कारण मुन्नी बाबू कोई ना कोई काम बोल देते कि इसको करके लाओ, उसके करके लाओ, तो वो बेचारा छोटा होने के नाते दौड़ के करता। राम दुलारी को कोई चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी, और राम दुलारी यानी माँ भी कभी कभी कहती थी कि अरे टोपी तुम ही ला दो, नौकरों से कैसे कहूँ, तो वो नहीं कहती थी और टोपी को ही जाना पड़ता था। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों को हवाई जहाज में बना कर उड़ा दिया, और कुछ नहीं होता तो भैरव उसकी कॉपी किताब फाड़े रहता। लेकिन उसमें भी एक टोपी का ही दोष था, भैरव का दोष नहीं था, वो तो छोटा था। तो कुल मिलाकर टोपी को हर तरफ से बड़े बीच का होने की जो सजा थी वो मिलती रहती थी कि कभी उसे मुन्नी बाबू डांटते थे, कभी राम दुलारी डांटते थे, कभी भैरव उसके साथ मजाक करता था, उसकी कॉपी किताबें फाड़ देता था, हवाई जहाज बना बना के उड़ा देता। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, ईश्वर भी उसका साथ नहीं दे रहा था, और नतीजा क्या हुआ कि दूसरे साल वो टाइफाइड से ग्रस्त हो गया। अब उस बुखार के पीड़ित होने के कारण से वो परीक्षा में पास नहीं हो सका। तीसरे साल वो 3rd डिवीजन से पास हुआ और तीसरे साल वो 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। अब तो कहने को हो ही गया कि मुन्नी बाबू फर्स्ट आए, भैरव फर्स्ट आया 6ठे में, और टोपी जो था वो तीसरी साल पास हुआ, वो भी 3rd डिवीजन। तो घर वाले तो सर पर सवार हो ही जाएंगे। तो
तो हर समय उसे सुनाते रह रहे थे, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब उसने हम कहानीकार का कहने का मतलब है कि हमें उसकी मुश्किलों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ, हम क्या करें। जिस बच्चे के साथ इस तरह की गुजरेगी, संभवतः उसके साथ पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। न बड़ा भाई साथ दे, न छोटा भाई साथ दे, न उसकी खुद की दादी साथ देती थी। राम दुलारी भी हर बात पे मारती थी, पढ़ने नहीं देते थे लोग उसे, हर समय उसको काम के लिए उकसाते रहते थे कि ये करके लाओ, वो करके लाओ। तो हर वक्त तो दूसरों के काम करने में ही परेशान रहता था। जब पढ़ने बैठता तब कोई ना कोई काम किसी को याद आ जाता। परंतु हमें उसकी मुश्किलों का भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपनी साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। मतलब फेल होने पर उसके बाद की कक्षा के जो बच्चे थे उसके साथ आ गए, और फिर पिछले वालों के साथ एक दर्जे में ही बैठना कोई आसान काम तो होता नहीं। फेल हुए बच्चों के साथ पढ़ना शर्म आती है, किसी को भी आएगी, तो उसे बहुत दिक्कत लगती थी। उसके दोस्त 10वें में थे, यानी उसके साथ के जो बच्चे थे सब 10वें में पहुंच गए थे, और वो अभी फेल होने के कारण पिछले साल के बच्चों के साथ ही पढ़ रहा था, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी, ये तो होता ही है। बच्चे तो उन्हीं के साथ, बच्चों के साथ खेलते हैं जो उनके साथ पढ़ते थे, चाहे वो आगे के 2 क्लास में क्यों ना पहुंच गए हों। वह जब भी क्लास में बैठता तो उसे अपना बैठना अजीब सा लगता। सही बात है, बच्चा अगर 2 साल से फेल हो रहा उसी क्लास में और वो उसी क्लास में बैठता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसके मन में ये हमेशा आता है कि क्या करे, कैसे करे, और उसे शर्म आती थी, अध्यापकों से शर्म आती थी, बच्चों से शर्म आती थी, और दुख भी होता था। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ भी उसकी दोस्ती न थी। जब वह भी क्लास में बैठता तो अब उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। तो मास्टर तो ऐसे ही कहते ही हैं कि पढ़ो नहीं तो उसकी तरह हो जाओगे, पढ़ो नहीं तो ऐसे ही तुम्हें भी बनना है। क्या कई साल रुकने के विचार में हो? क्या करना चाह रहे हो? उसकी तरह बनना चाहते हो? तो कई बार उसके उदाहरण भी लोग दे देते। क्या मतलब है? शाम अवतार या मोहम्मद अली? किसी बच्चे का नाम लेकर वो कहते क्या मतलब है बताओ? बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? तो अध्यापकों का तो स्वभाव होता ही है, वो तो कह ही देते हैं कि भाई पढ़ो नहीं तो बलभद्र की तरह तुम भी इस कक्षा में बार बार पढ़े रहोगे, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उसके नाम का उदाहरण दे करके बाकी बच्चों को समझाया और सिखाया जाता था, जो उसे बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था कि उसका नाम ले करके बाकी बच्चों को सिखाया जा रहा। और जब सारे बच्चे सुनते कि बलभद्र की तरह तुम भी इसी कक्षा में रहना चाहते हो, तो सब बलभद्र की ओर यानी टोपी की ओर देख करके हंस पड़ते, मुस्कुराने लगते। हंसने वाले जो होते वो पिछले साल 8वें में थे, और वो बच्चे हंसते जो उसके साथ पिछली कक्षा में थे और आज उसके साथ बैठे हुए थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब 51 में भी 9वें दर्जे में ही बैठा रहा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया। लेकिन जब 1 साल और फेल हो गया तो 7वीं वाले उसके साथ आ गए। अब उसे और शर्म आने लगी कि वो 9वीं में था, 8वीं वाले उसके साथ आए, फिर 8वीं वाले आगे निकल गए। अब फिर वो फेल हुआ तो 7वीं वाले उसके साथ आ गए, वो 8वीं में पहुंच चुके थे तो वो आ गए। अब उन 7वीं के बच्चों के साथ जो 9वीं में पहुंच गए थे, बलभद्र यानी टोपी का पढ़ना अब बहुत कठिन हो गया था। उसे अब कक्षा में शर्म आती थी, वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता था, किसी के साथ बोलता नहीं था। 7वें वाले उसके साथ पढ़ने लगे थे, उनके बीच वह अच्छा खासा बड़ा कहें
बूढ़ा दिखाई पड़ता था, मतलब उन बच्चों के साथ बड़ा लगता था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। घर में भी उसका कोई मान सम्मान नहीं था, घर के लोग उसे बहुत प्यार की नज़र से नहीं देखते थे, और स्कूल में भी उसकी वही स्थिति हो गई। इरफान चला गया, दोस्ती छूट गई। इरफान की दादी चली गई, प्यार छूट गया। फिर धीरे धीरे कक्षा में उसी पड़े रहने से मास्टरों की ओर से उसे तिरस्कार मिलने लगा, कक्षा के बच्चों की ओर से उसका हंसी का पात्र बनने लगा। तो अब उसको वो स्कूल और घर दोनों में पूरी तरह से अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया, यानी मास्टरों ने ये जान लिया था कि ये पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, तो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठा ही रहता तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, यानी कि पहली बात तो उससे पूछते ही नहीं थे लोग, ये कह के कि ये क्या बताएगा, और अगर बता देता था तो कह रहे तुम्हारा तो 2 साल पहले का पढ़ा हुआ है ना, तो तुम तो बता ही दोगे। तो इस तरह न बताने पर 2 साल से पढ़ रहे हो फिर भी नहीं बता सकते, तो कहीं से भी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई भी मास्टर उसे प्रेम या सम्मान देता। और हाथ अगर उठाए रह जाता तो भी उसे कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता था। तो कई बार ऐसा होता कि हाथ लगातार उठाए रहने पर भी उसे मास्टरों का तिरस्कार मिलता। 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। तो उसने कहा कि मास्टरों ने उसको अच्छी तरह से आड़े हाथों लिया और कहा कि 3 साल से यही किताब पढ़ रहे हो, तो तुम्हें तो ये किताब मुँह जबानी याद होगी, तो तुमसे क्या सवाल पूछें। अरे उन सब बच्चों से पूछने दो जो बच्चे अभी अभी 9वीं में आए हैं, जिनको विषय कठिन लग रहा होगा, तुम्हारी तो जबान पे रटा होगा, तो तुम सीधे परीक्षा में लिखना। इस तरह कह कहकर उसका मजाक बनाया जाता था। और साथ ही साथ कभी कभी उसे ये भी कह दिया जाता था, इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछूंगा, यानी तुमसे अब पिछले साल फिर पूछूंगा। अर्थात कहने का मतलब कि तुम तो इसी क्लास में बैठोगे फिर, और इन बच्चों को अगले साल हाई स्कूल देना है तो इनको तैयारी कराने दो, तुम्हें तो पास होना नहीं है, तुम तो यहीं बैठे आराम से सबके साथ मौज करो। ऐसा सुन के टोपी शर्मा जाता था बहुत ज़्यादा, कि उसको शर्म आती थी कि सब लोग उसको इस तरह से कहते हैं। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर भी लाली दौड़ गई, और इतना शर्माया कि उसका चेहरा सांवला था, लेकिन उस सांवले चेहरे पर लाली दौड़ जाती है। तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, और वो तो जैसे लग रहा था जमीन में धंस गया हो, जमीन में गड़ गया हो बिल्कुल शर्म के मारे। जब वह पहली बार 9वीं में आया तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। तो जब वो पहली बार 9वीं में पढ़ा था तब तो बच्चा था ही, अब 1 साल 8वीं वाले के साथ पढ़ा, फिर वो 7वीं वाले के साथ पढ़ा, तो वो तो कक्षा तो बदली नहीं और वो उम्र में बड़ा होता गया। तो धीरे धीरे और बच्चों में वो बड़ा लगने लगा, तो सब उसे बूढ़ा समझने लगे कि बच्चों की कक्षा में बूढ़ा है, मतलब उम्र इसकी ज़्यादा है, तो मजाक बनाते थे उसका। टोपी इतना शर्माया कि काले रंग पर भी लाली दौड़ गई। तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, वह तो बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बच्चा लगता था। फिर उसी दिन बिल्कुल बच्चा लगता। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा, और उसके बाद देखा कि कक्षा में सभी बच्चे उसका मजाक बनाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। हर बात पे वो चिड़चिड़ा जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वही क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, तो वो तो मजाक बनाएगा ही। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सुरफुद्दीन का बेटा था, तो अब बड़े घर का लड़का भी था, पढ़ने में तेज भी था,
और साथ ही साथ अपनी एक ही कक्षा में 3 साल का फेल हुआ जो लड़का था उसके साथ उसे पढ़ना था, तो वो सब मिलके उसका मजाक बनाते थे। उसने कहा, बलभद्र अबे तो हम लोगन के में का घुसता है, 8th वालन से दोस्ती कर। तो सब उसे चिढ़ाते थे जब वो किसी के साथ खेलने की कोशिश करता, तो सब कहते कि अरे तू बड़ा हो गया है, हम लोग के बीच में काहे को आता है, जा उन 8वीं वाले के बच्चे जो आगे निकले हैं जा उनसे दोस्ती कर ले, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें उन्हीं सबन के साथ पढ़े रहे को होई, तो तुम जो हो उसी के साथ फिर पढ़ोगे। तो ये कह करके वो उसे चिढ़ाते थे। तो कहानी लगभग खत्म हो चली है, थोड़ा सा अंश रह गया है, तो मैं इसको अपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी।